स्वस्थ भारत के जीवंत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, यानी उच्च रक्तचाप दिवस, जिसे पूरा विश्व मना रहा है। ये हाइपरटेंशन क्या है, किस तरह से हम इसे रोक सकते हैं, अपने आम जिंदगी में किस तरह से इसका प्रभाव पड़ता है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और कैसे हम इसकी जांच करें, जांच के बाद हम कैसे इसका ट्रीटमेंट करवाएं यानी इलाज कराएं, ये सब आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये हम बार बार कह रहे हैं। साथ ही साथ आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर का यानी उच्च रक्तचाप का हमारे तंत्रिकाओं पर, हमारे शरीर पर किस तरह का विपरीत प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें कि इन सारी जानकारियों के साथ हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, जो कि एचओडी हैं न्यूरो विभाग में, रिम्स रांची में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार झारखंड। जी सर, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, किस तरह से ख़ास करके जो गर्मी का मौसम है अभी और इतना तापमान बढ़ा हुआ है, ऐसे में हमारा जो हाइपरटेंशन का जो समस्या है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, न्यूरो से संबंधित क्या क्या समस्याएं हो रही हैं या हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले, चूँकि आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हाइपरटेंशन डे हम लोग मनाते हैं, पूरा विश्व मनाता है इसको, इसके पीछे मनाने का क्या कारण है? एक्चुअली सबसे फर्स्ट टाइम जो मनाया गया ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, ये 2005 में मनाया गया जी। ये नीड लोगों को लगने लगा था वर्ल्ड ओवर कि मतलब जो है लोगों में, इवन मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में भी वर्ल्ड ब्लड प्रेशर के बारे में लोगों को नॉलेज कम थी, जिसकी वजह से लोग अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते ही नहीं थे, जैसे कि ट्रीटमेंट लेते ही नहीं थे। और उसकी वजह से बहुत सारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जिसमें कि ब्लड प्रेशर नंबर 1 आता है, उसकी वजह से मौतें मतलब डिफरेंट कारणों से हो रही थी। इसके मद्देनजर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 85 कंट्रीज लोगों ने मिलकर जो हाइपरटेंशन डे मनाने की चेष्टा की। फर्स्ट टाइम वो 14 मई को मनाया गया था। अच्छा। बट 2006 से ये हर साल 2017 मई को मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये हाइपरटेंशन डे सही कहा है। और इसके पीछे का जो उद्देश्य है इसको मनाने का, कि लोगों के बीच अवेयरनेस हो हाइपरटेंशन को लेकर, उच्च रक्तचाप को भी लोग समझें कि कितना कैसे हम इसको नॉर्मल या सामान्य रख सकते हैं। जब सामान्य रखने की बात है तो लोगों को यकीनन इसकी बात की जानकारी नहीं है कि ये ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है और कितना होना चाहिए, कैसे पता लग रहा है कि हमारा जो उच्च रक्तचाप है या लो ब्लड प्रेशर है क्या है, कैसे पता लग सकता है। तो थोड़ी सी चर्चा इस पर आपसे करना चाहेंगे। कई बार जैसे इसलिए इस बार का वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का थीम ही है कि आप अपना ब्लड प्रेशर को एक्यूरेटली पहले मेजर करें। क्योंकि बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, एनरॉइड्स, स्पिग्मोमैनोमीटर्स आते हैं, फिर जो मर्क्यूरी वाले आते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आते हैं। तो आप किसी भी तरीके से एक अच्छा से कैसे आप मेजर पहले करें एक्यूरेटली, फिर दूसरा है कि उसको जैसे ही आपने मेजर तो कर लिया, अब एक्यूरेटली इसको कैसे ट्रीट अच्छे से करें, ताकि आपको इसकी वजह से होने वाली जो है, सिर्फ ये ब्रेन को ही नहीं, ये हार्ट को भी परेशान कर सकता है, साथ में किडनी को भी परेशान करता है, पेरिफेरल वेसल्स हैं उसको भी परेशान करता है, जिसकी वजह से कई बार लोगों को पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज हो जाता है, आगे चल के गैंग्रीन बन जाता है पैर में, और पैर भी काटने कई बार नौबत आ जाती है, ऐसी भी स्थिति आ जाती है। जी, जी, जी। और हार्ट की समस्याओं में तो कई बार ये उच्च रक्तचाप की वजह से हार्ट अटैक भी आने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार हार्ट फेलियर धीरे धीरे करके डेवलप कर जाता है। कई बार लोगों को किडनी फेलियर तक का सामना करना पड़ता है, और कई बार अचानक से मरीज कोमा में चला जाता है, हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी उसको बोलते हैं, और कई बार इसकी वजह से लकवा तक भी हो सकता है। जी जी जी। तो ये जो सामान्य रखने की बात है रक्तचाप को, तो कितना सामान्य इसका क्या मेजरमेंट है? एक्चुअली ये जो सामान्य का जो मेजरमेंट है वो 100 साल, सवा साल की हिस्ट्री में हमेशा चेंज होता रहा। अच्छा। सबसे पहले जब 1901 में या 1900 के फर्स्ट, मतलब 20th सेंचुरी की फर्स्ट, जैसे हम डिकेड में जब इसका ये हुई डिस्कवरी हुई थी कि यहाँ ब्लड प्रेशर कैसे नापें, तो उस समय लोग मतलब जो है इसको बड़ा केयरलेसली लेते थे कि चलो माप तो ले रहे हो,
इसका आप करोगे क्या, करेंगे क्या जी। मतलब जो है पहले सोचते थे लोग कि हाँ बहुत ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर जो है कुछ लोगों के बीच में ये धारणा थी कि जो नाप रहे हैं वो तो सबसे मतलब मूर्ख है, और उसके बाद जो उसको नाप के उसके दवाई जो कुछ कुछ उल्टी सीधी दे रहे हैं उससे भी ज्यादा वो सबसे ज्यादा महामूर्ख है। जी जी। क्योंकि उस समय दवाइयाँ नहीं थी, एक दो दवाई थी जो कि शुरू हुई थी जैसे रेजरपाइन, तो उससे लोगों की इतनी सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती थी कि लोग मतलब जो है सुसाइड की तरफ चले जाते थे। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे हाइपरटेंशन का मतलब लोगों के बीच में डिस्कवरीज बढ़ी, रिसर्च बढ़ा, तो ट्रीटमेंट अब धीरे धीरे करके उसका अच्छा से अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए। अब तो ऐसा समय आ गया है कि बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं उसके अवेलेबल हैं, बहुत ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स हैं, अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स, और भी तरह तरह की दवाइयाँ हैं। जी जी जी। तो समय के साथ साथ हर बार जो है वर्ल्ड में हाइपरटेंशन के लोग, रिसर्चर्स लोग उसकी मतलब मंथन करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च होता है। तो अभी के मुकाबले में 140/90 को हम लोग मानते हैं कि 140 से जिसका ऊपर जा रहा है ब्लड प्रेशर, उसको हम मानते हैं कि वो ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है। अगर 90 से ऊपर नीचे वाला डायस्टोलिक जिसको बोलते हैं, 140 बोलते हैं सिस्टोलिक जो ऊपर वाला रहता है जी। उसको मतलब इससे ज्यादा अगर रहता है तो फिर उसको हम लोग हाई ब्लड। लेकिन शुरुआत जो हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की जो करनी है, वो जैसे ही हमें 120 से ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, अच्छा 120 से 139 के बीच में जो अगर हम आना शुरू हो गया हमारा ब्लड प्रेशर, तो हमें अब अलर्ट होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। 140 जो है वो मैक्सिमम है। 140 से जैसे क्रॉस करता है फिर वो हाई ब्लड प्रेशर की श्रेणी में वो चला गया, आ जाता है। लेकिन प्री हाइपरटेंसिव जिसको बोलेंगे वो 120 से 139 की रेंज में है। और अगर वो 80 से 89 की रेंज में अगर वो रह रहा है बंदा, तो वो एक मतलब जो है प्री हाइपरटेंसिव 85 से 89 के बीच में उसको माना जाएगा। जी जी। तो इसलिए मोटा मोटी कोशिश यही करना है हमें कि जैसे ही 85 से ऊपर जाने लगे नीचे वाला, और ऊपर वाला अगर 120 से ऊपर जाने लगे या 130 से ऊपर जाने लगे, तो हमें अब अपने लाइफस्टाइल में बहुत ही बदलाव लाने चाहिए। ये जागरूकता तो आनी ही चाहिए लोगों में। और इसके लिए डॉक्टर साहब हर बार जांच के लिए हमें डॉक्टर के पास ही जाना होगा, या फिर आजकल जो यंत्र हैं, बहुत सारे बीपी नापने के मशीन्स हैं, उनके द्वारा हम रेगुलर वे में या कब कब मेजर कर सकते हैं? एक्चुअली बहुत सारे मरीजों को जैसे डॉक्टर्स के पास जाने से सबसे बड़ा ये है कि उनको फीस पेड करने पड़ता है। जी, और जी, फीस से अगर बचना है पे करने में गरीब जनता को कई बार मतलब जो मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे तो हमारे रिम्स में आने से तो उनके लिए फ्री सेवाएं उपलब्ध है, लेकिन उतनी दूर आने के लिए डिफरेंट जगह से आने में मतलब मोटर गाड़ी से, बस से या ट्रेन से, उसमें पैसे लगते हैं। अगर उसी के लिए अगर वो सिंपल एक ब्लड प्रेशर की एक मशीन खरीद कर रख ले, 1000-1500 की मशीन आती है, और उससे अगर नियमित रूप से ऑटोमेटिक रहती है, कम से कम वो एक एक्यूरेट मेजर तो नहीं देगी, लेकिन 10-20 आइडिया लग जाएगा कि आप मतलब उस श्रेणी में आने वाले हैं ब्लड प्रेशर की कि नहीं। तो कितने इंटरवल पे मशीन रखने का ये भी मतलब नहीं है कि हमेशा नापते रहना या चेक करते रहना है। तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप लोगों को, कितने अंतराल पे करना चाहिए और किस सिचुएशन में करना चाहिए? जैसे कि हर मरीज जो कि 30-35 उम्र के से जो ज़्यादा लोग हो गए, उन लोगों को कम से कम साल भर में 1 या 2 बार जरूर नपवा लेना चाहिए। अगर वो नॉर्मल, सब कुछ उनका नॉर्मल है तो। कोई भी उनकी आदतें मतलब में जैसे स्मोकिंग की हैबिट नहीं है, एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, अपना जीवन शैली में खान पान उनका अच्छा है, तो 1 या 2 बार उनको साल भर में 1-2 बार करा लेना चाहिए। अगर उनका लगातार ठीक रह रहा है तो साल भर में 1 या 2 बार भी कर लेंगे तो उनका तो ठीक है, चलता रहेगा। ये रूटीन चेकअप होना चाहिए। जी, जी, जी। लेकिन जो लोग जिनका एक बार ब्लड प्रेशर हाई आ चुका है, तो उन लोगों को थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। उन लोगों को कम से कम हफ्ते में 1 बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। अच्छा। और ब्लड प्रेशर एक बार जिसका हाई चला जाता है तो फिर उसको फिर दवाइयाँ तो लेनी पड़ती हैं हमेशा? एक्चुअली जो फर्स्ट टाइम जिन लोगों की को ब्लड प्रेशर का मान लीजिए कि हम पेशेंट्स आया डॉक्टर्स के पास, तो वो बहुत घबराई हुई स्थिति में आता है। जी जी जी, जिसको मान लिया हमारे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। व्हाइट कोट, हमारे व्हाइट कोट को देखकर, इसलिए हम लोग व्हाइट कोट नहीं पहनते, रंगीन कपड़े ज्यादा पहनते हैं, देखकर ही डर जाते हैं लोग। हाँ, तो उस अवस्था में कई बार लोगों की ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। तो इसलिए हम भी उसको मतलब ये सोचते हैं कि हो सकता है हॉस्पिटल आया इसकी वजह से बढ़ गया। तो इसलिए उसको सलाह देते हैं, ऐसे मरीजों को हम सलाह देते हैं कम से कम आप 3 से 4 महीने मतलब हर हफ्ते में 3 से 4 बार आप चेक करो,
रिकॉर्डिंग्स लेकर के हमारे क्लिनिक में 3 से 4 महीने में आओ, क्योंकि आपके साथ अचानक से तो कोई घटना अभी होने वाली नहीं है, क्योंकि आपको अगर एक बार हम लोगों ने ठप्पा लगा दिया कि आप हाइपरटेंसिव हो तो आपको जिंदगी भर दवाइयाँ लेनी ही पड़ेंगी। इसलिए ये मतलब ठीक होने वाली समस्या नहीं है इसमें। ये तो तय है डॉक्टर साहब की दवाइयाँ हमेशा लेनी है। कई लोग बीच में दवाइयाँ छोड़ भी देते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम उसके लिए यही कहना चाहेंगे कि ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जानलेवा सिद्ध हो सकता है। और ब्लड प्रेशर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है किसी को भी हो सकती है। अच्छा। अभी हाल में ही हम लोगों ने एक मरीज को देखा 39 ईयर्स ओल्ड की, एक मतलब जो है पतली दुबली अच्छी सी मतलब जो हेल्थ मेंटेन की हुई लेडीज थी जिनको कोई भी बीमारी नहीं थी मतलब पहले से। लेकिन जब हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इनका बीपी नापने से कुछ आएगा, लेकिन 240/140 है। तो इसलिए बॉडी हैबिटस में ये भी नहीं कहना कि नहीं कि हाँ मेरा तो वजन ठीक है, मैं मतलब सब कुछ कर रहा हूँ। तो कई बार अनुवांशिक कारणों से भी ब्लड प्रेशर की बीमारी बिल्कुल आ सकती है। बिल्कुल, मतलब हम अपने आप में ठीक हैं, व्यायाम कर रहे हैं, अच्छा खाना ले रहे हैं, उसके बाद भी अगर हेरिडिटी है, अनुवांशिक समस्या है तो बीपी की समस्या हो सकती है। तो इसमें कैसे पता लगता है? कुछ लक्षण दिखाई देते हैं कि लोग जाए फौरन, जो नहीं भी जांच करा रहे हैं, जैसे भी आपने एक उदाहरण दिया, उनको लग रहा था कि वो बिल्कुल फिट हैं, लेकिन कुछ तो लक्षण आए होंगे, लक्षण से हम पता लगा सकते हैं कि कुछ ऐसी समस्या है तो हम जाएं? बिल्कुल, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनको जनता को जानने की बहुत ज़रूरत है। जैसे चक्कर आना, जैसे उनको जैसे सुबह सुबह उठने के बाद पीछे की तरफ सर में दर्द होना। अच्छा। और कई बार मतलब जल्दी थकावट हो जाना। अच्छा। बदन हाथ में दर्द लगना। ये सब समस्याएं ऐसी हैं जिसकी वजह से हमेशा नींद ठीक से पूरा ना होना। ये सब समस्याएं अगर हो रही हैं किन्हीं को, तो उच्च रक्तचाप के वो मरीज बात बात में चिड़चिड़ापन होना, मतलब ज़्यादा गुस्सा होना, किसी को ज़्यादा बौखला जाना छोटी छोटी बातों पे, तो ये सब भी लक्षण है। ज़्यादा एंग्जाइटी होना लोगों को, ये सब भी लक्षण है कि हो सकता है कि इनको बीपी की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कई बार बिना लक्षण के भी बीपी आ सकता है। इसलिए लोगों को जिन लोगों के घर में यह बीमारी चल रही है उन लोगों को बड़ा सचेत होकर रेगुलर चेकअप जरूर कराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बीपी की समस्या जो है, इसको हम लोग साइलेंट किलर भी बोलते हैं। अंदर अंदर ये शरीर को खाता है अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं। और जैसा कि आपने कहा सर कि मतलब रेगुलर चेकअप अपनी उम्र के हिसाब से या अपने फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से वो कराते रहना चाहिए। तो बीपी जो है अगर सामान्य रहती है तो समस्या जो है उसको हम लोग बहुत हद तक रोक सकते हैं। लेकिन अगर बीपी हाई बीपी जैसे हम आज बात कर रहे हैं, तो आप न्यूरो से संबंधित अब समस्याओं पर हम आएंगे कि हाई बीपी के चलते न्यूरो से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं देखने में आती हैं? सबसे पहली समस्या आती है कि अचानक से अगर बहुत तेजी से ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया, जैसे मान लीजिए कल आपने नापा था 140 था, आज 200, 220, 230 हो गया। अच्छा। तो बॉडी को अडेप्ट करने का समय नहीं मिल पाया। तो उस कंडीशन की अवस्था में वो ब्रेन जो है उसका ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म फेल कर जाता है और उसमें मरीज जो है गफलत की हालत में, या उसको कहें तो मतलब बेहोशी की हालत में जो या उसकी चेतना चली जाती है कुछ देर के लिए। और जैसे ही हम लोग उसके बीपी को कंट्रोल करते हैं तो उसकी चेतना धीरे धीरे वापस आ जाती है। जिस कंडीशन को हम लोग हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं, जिसको एक हम लोग इमरजेंसी बोलते हैं, जिसको इमरजेंसी के तौर पे बीपी को लोअर डाउन करना है ऐसे मरीजों में। अच्छा। उसी तरह से कुछ और मरीज जैसे इसकी अचानक से बढ़ने से ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो ब्रेन हेमरेज के मरीजों में भी देखा गया कि अमूमन कि अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उसका हेमरेज हो गया। तो उस कंडीशन में भी हमें पहचानना चाहिए कि हाँ ब्रेन हेमरेज हो गया, तो कहीं उसको लकवा किस साइड का हुआ, दाहिना हाथ का, पैर का, या चारों हाथ पैर का, किस तरह का लकवा होने की संभावना हो सकती है। फिर कई बार उसी तरह से इस्चेमिक स्ट्रोक हो सकते हैं, जिसमें कि रक्त कोशिकाएं ठीक से सप्लाई नहीं कर पा रही हैं ब्रेन को, जिससे सिंचाई नहीं कर पा रही है। जैसे मान लीजिए कि ट्यूब से अगर सप्लाई नहीं हो रहा ठीक से, तो जिस हिस्से में सप्लाई ठीक से नहीं हो पाया तो उस हिस्से में मतलब डैमेज जो होता है उस तरह का हो सकता है। उसी तरह से सब अरेक्नॉइड हेमरेज भी हो सकता है, जो कि सब अरेक्नॉइड स्पेसेस में ब्लड का रप्चर्स हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स, उसकी वजह से। तो बेसिकली हेमरेज और लकवा, ये दो समस्याएं बहुत मतलब गंभीर समस्या है जो कि
बीपी से जुड़ी हुई है। बीपी से जुड़ी हुई है, इसलिए बहुत ज़रूरी है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखना, नहीं तो फिर इस तरह की जो भारी समस्या है जिसका असर जो है वो अच्छा नहीं होता है, इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अभी जो ये जो मौसम है सर, बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज किया है, तो ऐसे में भी क्या कुछ न्यूरो से संबंधित परेशानियां होती हैं या हो रही हैं? अभी तो मरीज आ रहे होंगे आपके यहाँ भी। ब्लड प्रेशर के लिए एक अच्छी बात है कि जैसे ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कोशिकाओं के और ब्लड वेसल्स के सिकुड़न की वजह से। अच्छा। लेकिन गर्मी के मौसम में जस्ट मतलब बीपी थोड़ा सामान्य ही रहता है। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम होता है जब ज़्यादा आप धूप में बहुत देर खड़े रहें तो पसीना ज़्यादा आता है जी। तो पसीना आ रहा है तो जैसे ब्लड सप्लाई स्किन की तरफ ज़्यादा भाग रहा है, जिसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है स्किन की तरफ ब्लड वेसल्स पहुंचाने में, मतलब जब ब्लड को पहुंचाने में, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ने की समस्या, मतलब हृदय गति बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है गर्मी के मौसम में। और दूसरा प्रभाव ये पड़ता है कि ज़्यादा देर तक अगर हम रहें और तो हम बहुत थक जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लू लग गए टाइप में, हीट एग्जॉशन हो जाता है। जैसे हमें सबसे पहले मतलब जो है बदन हाथ में दर्द शुरू हो जाता है, जैसे कंधों में दर्द शुरू हो जाता है, आर्म्स में मतलब दर्द शुरू हो जाते हैं, फिर हमारे मतलब जो है मांसपेशियों में जैसे काफ्स में दर्द शुरू हो जाते हैं, थकावट होने लगती है, भूख नहीं लगने लगती, उल्टी जैसा लगने लगता है, नोजिया का मतलब जैसे लगने लगता है हमें। अच्छा। सर दर्द, सर भारी लगने लगता है, सर दर्द लगता है कि टपक रहा है सर, इस तरह का लगने लगता है, तो हम उसको समझते हैं कि हीट एग्जॉशन हो गया। अच्छा। तो ये समस्या बहुत कॉमन है। हेडेक की समस्या जब भी कोई अगर गर्मी के मौसम में लेकर आए तो उसको हम लोगों को हीट एग्जॉशन के बारे में ज़रूर पूछना चाहिए कि हाँ गर्मी में तुम नहीं रहे ज़्यादा। फिर कई बार अगर उस लेवल से भी और भी वो ज़्यादा देर तक रह गया तो कई बार हीट स्ट्रोक की समस्या पैदा हो जाती है, जिसमें कि टेम्परेचर 103, 104 से भी ऊपर चला जाता है। अच्छा। और मरीज का होश अपने खो बैठता है और उसकी मतलब जो है शरीर पूरा लाल लाल होने लगता है, पूरा जो उससे पसीना आना बंद हो जाता है, मतलब पसीना ही नहीं आता। क्योंकि एक समय के बाद जब बॉडी कोशिश करती है कि टेम्परेचर को सामान्य रखा जाए, लेकिन जब ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स फेल हो जाते हैं तब पसीना आना बंद हो जाता है और मतलब जो शरीर पूरा तपने लगता है और लाल होने लगता है। और मरीज फिर इधर उधर की बातें करने लगता है, चिड़चिड़ापन उसमें आने लगता है और कभी कभी मिर्गी के दौरे तक भी इसमें आ जाते हैं, हीट स्ट्रोक के लगने से, हीट स्ट्रोक के लगने से। तो इसको फिर ट्रीटमेंट करने के लिए जैसे कई हॉस्पिटल्स में तो आजकल हर जगह एसी भी अवेलेबल नहीं है, तो कई जगह हीट स्ट्रोक वार्ड्स बनाए जाते हैं, जिसमें कि मतलब जो एसी रूम रखे जाए। अच्छा। आईसीयू में एसी रूम्स होते हैं, वहाँ पे पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ता है, तो उसके बदलाव से फिर वो धीरे धीरे ठीक होता है ट्रीटमेंट से। बिल्कुल। ये और जो लू लगने की जो आपने बताई है, ये तो इस गर्मी में काम के लिए लोगों को निकलना ही है। तो ऐसे में जो गर्मी के चलते जो परेशानियां हो रही हैं या जो बीमारियां जो बढ़ रही हैं, उसके लिए सावधानियां क्या क्या आप बताएंगे? सावधानियां सबसे इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए कि ज़्यादातर जैसे 12 से 3 बजे का टाइम जो सबसे मतलब गर्म टाइम होता है, उस टाइम में कोशिश करें कि मतलब जो है छाया में रहें, कभी भी तेज धूप में सीधा मतलब न खड़े रहें, कोशिश करें छाता लेकर रहें। अगर ज़रूरत है उनके काम में वैसा तो छाता लेकर ही रहें और रेगुलर पानी पीते रहें। अगर पानी और इलेक्ट्रोल पाउडर होता है या मतलब जो ORS का पाउडर होता है, ये सब रेगुलर हमेशा सेवन करते रहें। और हमेशा कपड़े जो है पूरा कॉटन वाले कपड़े पहने, सफ़ेद कपड़े पहने, ज़्यादा मतलब जो काले कपड़े ना पहने तो अवॉइड करें, ज़्यादा अच्छा रहता है। ज़्यादा जो मौसमी फल है जैसे वाटरमेलन हुआ, जो डायबिटिक नहीं है तो वो लोग वाटरमेलन्स ले सकते हैं, खरबूजा ले सकते हैं, फिर जो है ये जो पपीता वो ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, ककड़ी वगैरह ले सकते हैं, इन सब से फायदा होता है। बिल्कुल। और गर्मी में तो ईश्वर ने ऐसा बनाया भी है, जो जितने रसदार फल हैं वो भी रहते हैं अवेलेबल आसपास में। पर ज़रूरत होती है थोड़ी सी जानकारी की, लोगों में ये जानकारी होनी चाहिए कि किस मौसम में किस तरह का आहार लें, किस तरह का आहार न लें। तो बहुत सारी बातें हैं। और बीपी जैसी समस्या है, इसमें खान पान का, जैसे आपने शुरू में ही कहा कि खान पान का बहुत बड़ा इसमें असर होता है, व्यायाम का बहुत
असर होता है, तो किस तरह का आहार और किस तरह का व्यायाम करें तो बीपी है या फिर उससे संबंधी जो समस्या है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, या न्यूरो संबंधी जो हमारी नसें हैं उनको हम बेहतर बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं? उसके लिए डेली ज़रूरत है कि हम सिंपल टहलें 30 से 45 मिनट तक डेली, सुबह सुबह में के टाइम में जिसमें गर्मी नहीं होती, मतलब 6 बजे का टाइम या 5 बजे से 6 बजे तक, 6:30 बजे तक धूप उतना नहीं आता और अच्छा मौसम रहता है। जी, जी, जी। उस दौरान कम से कम हम आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक टहलें, वो सबसे ज़रूरी है। और खान पान में कभी भी तेल मसाले का ज़्यादा सेवन न करें, हमेशा हरी साग सब्जियाँ खाएं, फ्रूट जो हम लोगों ने बताया, सेब, संतरा, वाटरमेलन्स, फिर जो खरबूजा, ककड़ी, टमाटर, खीरा, ये सब चीज़ें लें, नेनुआ हो गए, झींगे हो गए, आलू ये सब चीज़ें, चावल वगैरह, चीनी वगैरह, ये सब हम लोग कम मात्रा में इस्तेमाल करें तो हमारा मतलब जो बॉडी भी अच्छा रिस्पॉन्ड करता है और कोई बीमारी होने की संभावना भी कम से कम रहती है। आहार व्यवहार और हमारा व्यायाम का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है और इसको सही रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी चर्चा हम इलाज की करेंगे डॉक्टर साहब। आप रिम्स में हैं, विभागाध्यक्ष भी हैं, तो किस किस तरह की वहाँ पे इलाज है, क्या सिस्टम है वहाँ का, कितने एडवांस हैं हम इलाज में और कितनी सफलता हासिल हो रही है? हाँ, अभी हम लोगों ने धीरे धीरे करके पहले तो ओपीडी शुरू की थी, फिर ओपीडी से शुरू करते करते हम लोगों ने आईपीडी अब पेशेंट्स को भर्ती भी कर रहे हैं। अब हर तरह के मरीज हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स के मरीज आ रहे हैं, जो कि पहले जिनको सीएमसी वेलोर जाना पड़ता था या कभी कभी एम्स दिल्ली जाना पड़ता था, कभी कभी निमैंस बैंगलोर या श्री चित्रा या ऐसे बड़े बड़े अस्पतालों में बाहर जाना पड़ता था। जी, जी, जी। और हमारे गरीब मरीज कई बार वो पहुंच भी नहीं पाते थे, उनको सुविधा भी ये सब मिल नहीं पाती थी। जी। लेकिन हम लोगों ने जब से ये शुरू किया तो जितनी जटिल बीमारियां थी, जैसे ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस एन्सेफेलाइटिस हो गए, फिर जैसे लकवे के डिफरेंट टाइप्स के मरीज हो गए, फिर ब्रेन हेमरेज के मरीज हो गए, फिर जो मायसीनिया ग्रेविस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मरीज, और भी डिफरेंट जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियां जैसे जिंजिनी और स्पाइनल कॉर्ड के मरीज, जैसे ट्रांसवर्स माइलाइटिस और न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका, इस तरह के मरीजों को मतलब जो है अब यहीं पर हम लोग अच्छी ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। कई बार तो बहुत महंगी ट्रीटमेंट है यहाँ। इन सब बीमारियों की जो ट्रीटमेंट्स होती हैं, जैसे जीबीएस की बात कर लें, इसमें चारों हाथ पर कई बार कोरोना वैक्सीन लगने की वजह से और दूसरी वजहों से भी, दूसरी वैक्सीन, डायरिया या इसकी वजह से कई बार ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हम लोगों को चारों हाथ पैर अचानक से कमज़ोर हो जाते हैं। अच्छा। और जाने की समस्या भी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास IVIG एक जान बचाने वाली दवा है, जो कि कम से कम 2 से 3 लाख में आती है। अच्छा। लेकिन यहाँ गरीब मरीजों को ये हमारे रिम्स में मुफ्त में ही मतलब उपलब्ध हो रही है। साथ साथ बहुत तरह के और दवाइयाँ, जैसे जो एक आम मरीज अफोर्ड नहीं कर पाएगा, 18,000, 20,000, 50,000 की, लाख हजार, तो अभी गवर्नमेंट ने भी इसमें बहुत अच्छा मतलब जो काम करा है, और जिससे कि दवाइयाँ बहुत ही गरीबों को भी अच्छी दवाइयाँ और फ्री में मिल जा रही है। तो इससे बढ़िया और महंगी से महंगी इलाज हम कह सकते हैं कि वो अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर न्यूरो से संबंधित या इस तरह से कोई भी बीमारी से जो है उससे संबंधित अगर समस्या है तो आराम से हम लोग रिम्स में जा सकते हैं और वहाँ पर जो सारी सुविधाएं हैं सरकार की ओर से और आप जैसे डॉक्टर्स की पूरी टीम है वो बिल्कुल सेवाएं देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है सर। आने वाले दिनों में और सारी सुविधाएँ बढ़ेंगी, हम ये उम्मीद करते हैं। बहुत थोड़ा सा समय है तो चलते चलते अगर न्यूरो से संबंधित कुछ और जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं। हाँ, न्यूरो से संबंधित मैं लोगों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि सबसे पहली बात है कि वो पहचाने कि मेरे पेशेंट को न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है कि न्यूरोसर्जरी की प्रॉब्लम है जी। क्योंकि और या साइकेट्री की प्रॉब्लम है। कई बार मरीज ये नहीं पहचान पाता कि मुझे मतलब जो है अगर डिप्रेशन में है या वो थोड़ा सा पागलपन है उसको या कुछ हेलुसिनेशन है तो उसको साइकेट्री के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई मतलब न्यूरोलॉजी झिंझिनी है, कम बदन में दर्द है या हाथ पैर में कमजोरी है, हेमीप्लेजिया है, पैराप्लेजिया है या क्वाड्रीप्लेजिया है या आंखों से भी, कई बार आंखों से देखने की भी समस्या जो होती है वो न्यूरो की समस्या हो सकती है। वो मतलब जो है आंख वाले डॉक्टर बता देते हैं कि हाँ ये न्यूरो की समस्या है। तो ये सब जो भी समस्या को लेकर के न्यूरोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए।
अगर न्यूरोलॉजिस्ट बता दें कि हाँ इसमें ट्यूमर है, या मतलब जो है इसमें मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर है, ब्रेन में ट्यूमर है, या इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी आप न्यूरोसर्जन के पास जाएं, जिनसे उनका भी समय बचेगा। न्यूरोसर्जन्स हमारे पास बहुत कम है और न्यूरोलॉजिस्ट भी बहुत कम है, तो सही जगह पे पेशेंट अगर जाएगा तो उस डॉक्टर का भी समय बचेगा और मरीज को ज़्यादा फायदा भी होगा। बिल्कुल, और सही समय पे उसको इलाज भी मिलेगा। इसलिए ये जो तीनों जो तरह की जो बीमारियां आपने बताई हैं, तीन भागों में बांट करके उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसमें हम समझते हैं कि अगर आम जन को जानकारी नहीं भी है तो डॉक्टर्स बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं इसमें कि किस तरह की। हम लोग हमेशा जैसे हम लोग EOPD करते हैं थर्सडे के दिन पूरे झारखंड के लिए 11 से 1 में, मतलब हम लोग ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। अच्छा। हर जगह से जो सिस्टर्स होती हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि मुरूद प्रखंड से या खूंटी से, या मान लीजिए देवघर से, डिफरेंट जगह से, अलग-अलग जगहों से, गुमला से। तो इन लोगों को हम लोग शिक्षा भी देते हैं कि आप जैसे क्या क्या न्यूरोलॉजी की समस्याएं होती हैं, आप वो मतलब पेशेंट, उस तरह के पेशेंट्स हमारे पास लेकर आइए। बिल्कुल। तो जिससे कि वो उनका अगर ज्ञान बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि मरीजों में भी वो ज्ञान, मरीजों में भी वो ज्ञान बढ़ेगा। और आज जो हम लोग विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मना रहे हैं, तो यकीनन आज के इस कार्यक्रम से हमारी कोशिश रही कि हम बहुत सारी जानकारियाँ, सटीक जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे पाएँ, और आपके माध्यम से सर मिली है ये सारी जानकारियाँ, तो आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्योंकि समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपसे और सवाल करें, आप आए, बहुमूल्य समय दिया है आपने, बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, आपका बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।